हेलो बच्चों। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ हिंदी का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, मिठाई वाला। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है एक ऐसे शख्स की जो आता था, कुछ खिलौने, कभी मिठाइयाँ, तो कभी मुरली बेच करके गाँव में चले जाता था, बच्चों को खुशी बांटता था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपनी खुशियों को समाज में ढूंढने निकला था। एक ऐसी शख्सियत के ऊपर जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, उनकी छवि खोजने निकला है। वह प्रसन्न बच्चों में अपनी प्रसन्नता देखता है और उनमें अपने बच्चों को। ये जो मिठाई वाला है, ये जो पाठ लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के बारे में आप नहीं जानते होंगे, पर ये हिंदी के बहुत महान लेखक हैं। इन्होंने एक ऐसे शख्स के ऊपर, एक ऐसे चरित्र के ऊपर पाठ लिखा है जो जीवन का सत्य जानता है, जो जानता है कि आज जो यहां से गया है वो कहीं ना कहीं तो जन्मा ही होगा ना, है ना। अष्टावक्र गीता भी क्या कहती है? वो यही कहती है ना कि जो महज चमड़े को देखकर सत्य मानता है, जो सिर्फ चमड़े को सब कुछ मानता है, वो चमार है। क्योंकि चमार कोई जाति नहीं। जाति क्या होती है? जन्म नहीं, कर्म महत्व रखता है बच्चों। ये पाठ आपको कोई भी पढ़ा सकता है, कैसे भी पढ़ा सकता है, पर क्या भावना समझा सकता है? आप विवाद कर सकते हैं, नहीं सर मुझे पाठ आता है ना, आप पूछिए ना कि मुरली वाला कब कितने महीनों बाद क्या लेके आया, उन चुन्नू मुन्नू जो दो बच्चे हैं कहानी में उनकी माँ का क्या नाम है। मैं आपको पाठ बता तो सकता हूँ, भावना बता सकते हो? क्या ये समझा सकते हो कि किस उद्देश्य से ये पाठ लिखा गया है? क्या ये समझ सकते हो कि ये पाठ क्या बताना चाहता है? याद रखना, जो मनुष्य ज्ञान को साधन समझता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हेतु ज्ञान की खोज में निकलता है, ऐसा मनुष्य जीवन भर ज्ञान पाने के लिए संघर्ष करता रहता है, परंतु उस ज्ञान को ग्रहण करते वक्त उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। ज्ञान उसकी आत्मा का गुण नहीं बन पाता। कहने का मतलब यह है बच्चों, जो नॉलेज को सिर्फ दिखावे के लिए लेना चाहता है, उस नॉलेज को लेते वक्त उसका मन से था, वो कभी उसे समझ नहीं पाता। 10-10 15 मिनट में पाठ पढ़ने वालों के लिए ये पाठ तो कभी बनाया ही नहीं जा सकता। मेरा उद्देश्य ये, मेरे पास चॉइस नहीं है। मैं आपको 5 मिनट में इसकी कहानी बता सकता हूं, पर मेरा कर्तव्य मुझे विवश करता है कि मैं आपको समझाऊं कि ये पाठ किस बारे में। समझ पाओ तो ठीक है, तो ये जीवन भर काम आएगा। एक बार ये वीडियो देख ली तो दोबारा शायद ये पाठ कभी भूल ही नहीं पाओगे। ये मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए कर रहा हूं। खैर, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। एक मिठाई वाला है, ठीक है, जानता हूँ ये कॉटन कैंडी बेच रहे हैं और ऐसा कुछ है नहीं, पर आप क्योंकि कहानी जो है ये थोड़े पौराणिक काल की है, पौराणिक यानी कि रामायण महाभारत की नहीं, पर थोड़े पहले की समय की है। ये कॉटन कैंडी वगैरह तो बाद में आए ना, है ना। मैंने ये इमेज इसलिए उठाई है क्योंकि मुझे ये चेहरा बहुत पसंद आया, है ना। अजीब लगता है ना सर, क्या चेहरा पसंद आया सर, काला सा है, गरीब जैसा दिख रहा है। जब आप मिठाई वाला मैंने चेहरा इसलिए लिया क्योंकि जब आप मिठाई वाला पाठ पढ़ते हैं ना, तो उस पाठ को भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने इतनी सुंदर या उत्तम तरीके से लिखा है कि पढ़ते वक्त शुरुआत में ऐसा ही लगता है कि कोई गरीब आदमी है जो अपना पेट काट कर समाज को खुशी दे रहा है, पर जब आप अंत तक पढ़ लेते हैं तब आप इस बात को जान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो भी कुछ पा रहा है, वो भी कुछ ना कुछ ले रहा है। पर याद रखना, इसको आप व्यापार नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो समाज को कुछ दे रहा है तो समाज से कुछ ले नहीं रहा, वो तो बस समाज की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ रहा है। जैसा मैंने पाठ की शुरुआत में आपको कहा था कि मैं आपको इस पाठ की वैल्यू समझाना चाहता था, इसलिए मैं स्टोरी की इवेंट्स के हिसाब से नहीं जाऊंगा ताकि आपका टाइम भी बचे, आपको पाठ की वैल्यू भी पता चल जाए, इसकी कोर वैल्यू क्या है चैप्टर की, ताकि आप ये चैप्टर कभी भूले ना और आपको कम टाइम में पूरी स्टोरी भी बता दी जाए। तो बच्चों, जैसा स्टोरी में होता है कि ये जो मिठाई वाला है, इसके चेहरे की ओर देखिए। ये एक समय था जब ये भी अपने देश, माफ कीजिए देश नहीं, अपने जो इनका गांव था वहाँ पे अपने शहर में बहुत प्रसिद्ध आदमी थे। गाड़ी घोड़े सब कुछ था इनके पास। पर कुछ तो ऐसा हुआ, ईश्वर की लीला, विधाता की लीला, कि अब कोई नहीं है। ना इनकी धर्म पत्नी, ना बच्चे, जिन्हें सोने के सजीव खिलौनों सा माना था इन्हें। ये मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के आगे भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि एक शख्स था, उसके
उसके बीवी बच्चे, और बस उसके बीवी बच्चे, उसकी बीवी जिनसे वो स्त्री जो कि बहुत सुंदरी थी, जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, वो नहीं रही, और ना बच्चे नहीं रहे। तो ये पाठ इस बारे में है कि मिठाई वाला एक सत्य जानता है। वो भले ही पढ़ा लिखा ना हो, वो भले ही अंग्रेजी नहीं जानता हो, कहीं सूट बूट में काम ना करने जानता हो, एक आम सा काम करता हो, ऑर्डिनरी सा काम करता हो, पर वो एक सत्य जीवन का जानता है। वो ये सत्य जानता है कि आज जो इस प्रकृति से उठा है, अगर धरती के इस कोने से अगर वो उठा है, माफ कीजिए, अगर चल बसा है, तो किसी ना किसी कोने में तो वो जन्मा ही होगा, है ना। वो कहते हैं ना, मृत्यु अंत नहीं है, देयर इज नो बेटर पीस देन डेथ, है ना। अगर आपको परम शांति का अनुभव करना है, जो कि हर किसी को होता ही है, तो मृत्यु में शांति है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी वहां जाए, बिल्कुल नहीं। पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि वहां शांति है, पर वो अंत नहीं है। जीवन चलता रहता है, आज यहाँ है कल वहाँ है ना। भगवत गीता क्या कहती है कि जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। खैर, पॉइंट यहाँ पे यह है कि उसे लगता है कि उसका परिवार कहीं ना कहीं तो जन्मा ही होगा, है ना, और वो प्रसन्न रहता है। ठीक है, ये एक ऐसे शख्स के बारे में है जो अपने परिवार की छवि देखने के लिए, है ना, ये पाठ यही सिखाता है, पता है, ये पाठ यही सिखाता है कि प्रसन्नता का रहस्य प्रसन्न रहने में है। कि अगर आप खुशी ढूंढ रहे हैं, तो वो सिर्फ ढूंढने से नहीं मिलती, खुश रहने से खुशी मिलती है। वो मूर्ख है जो ये कहता है कि अगर मेरे पास आज कुछ होगा तो मैं खुश रहूंगा। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो इस बात को जानता है कि देखो, जिसने दूसरों की खुशी में खुशी देखना सीख लिया ना, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। एक ऐसा शख्स जो स्वार्थी है, मन से या तन से जो स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आज अगर उसके पास कुछ नहीं हुआ या आज उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो वो दुखी हो जाएगा। पर जो दूसरों की खुशी में भी खुशी देख लेता है, जो दूसरों के सुख में भी सुखी हो जाता है, उसे दुखी करने का कोई तरीका नहीं है। ये मैं भाषण के लिए नहीं कह रहा, ये पाठ है। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के किरदार जो है मिठाई वाला, वो यही तो करता है। अगर आप पाठ को पढ़ेंगे आगे, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको आगे पता चलेगा वो सस्ते में अपनी सारी चीजें बेचता है, बहुत कम मुनाफे में। मुनाफा ही नहीं है उसको, बिल्कुल मुनाफा कहना ही नहीं है, क्योंकि कम हो या ज्यादा हो, मुनाफा तो मुनाफा होता है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, उसे प्रॉफिट ही नहीं है ना। वो कुछ पैसों में कुछ चीजें बना करके लाता है और उससे कम पैसों में या उतने ही पैसे में बेच देता है। प्रॉफिट कहाँ है इसमें, है ना। लेकिन वो फिर भी ये काम करता है, क्यों? क्योंकि वो प्रसन्नता चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसका फायदा नहीं हो रहा, उसका भी एक बड़ा फायदा है कि वो खुश रह पाता है इसमें। ठीक है। अब इस पाठ को अगर अगर आप और आगे पढ़ोगे, तो फिर इस पाठ की कहानी इसी प्रकार है बच्चों, कि वो जो मिठाई वाला है वो बच्चों की खुशी में खुश हो जाता है, वो अपने बच्चों की छवि सी अपने बच्चों में देखता है। तो पाठ शुरू दरअसल बच्चों ऐसे होता है कि बहुत ही मीठे स्वर में एक शख्स जो है वो एक गांव में दाखिल होता है, कहते कहते कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके समय की भी कदर करता हूँ। कुछ ऐसे भी छात्र हो सकते हैं जो एग्ज़ाम से थोड़ा पहले ही इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम स्टोरी को, मैंने आपको कोर वैल्यू बताई, अब मैं स्टोरी के मेन पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा, ताकि आप अगर चैप्टर खुद भी पढ़े तो आपको समझ में आ जाए। हम लाइन बाय लाइन स्टोरी नहीं पढ़ रहे, चिंता मत कीजिए। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि पार्ट शुरू ही ऐसे होता है कि एक शख्स जो है वो आता है खिलौने लेकर के गांव में, मधुर स्वर में गाता हुआ, मधुर यानी कि अच्छे स्वर में गाता हुआ, कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। माफ़ कीजिए, मेरा स्वर उतना अच्छा नहीं, पर मेरी आवाज़ में ओज है जो शायद आपको जगाए रखे। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, है ना। इस अधूरे वाक्य का वह ऐसा विचित्र किंतु मादक ढंग से गाता है। यानी कि ये जो वाक्य है ना, कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ये वाक्य सुनने में आधा अधूरा सा लगता है। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ठीक है, पर खिलौने वाला बच्चों को बहला रहा है, कैसे बहला रहा है ये तो बताया ही नहीं है। तो ये वाक्य आधा अधूरा है, पर इस वाक्य को वो इतने मृदक, इतने अच्छे ढंग से गाता है कि लोग जो है उसकी आवाज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं, हर किसी को उसकी आवाज़ पसंद आने लगती है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, बच्चों की मिठाई वाले को खुद ये काम बहुत पसंद था,
है ना। क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे तो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा कि जो नॉर्मल फेरी वाले होते हैं, जो इधर उधर सामान बेचते हैं घूम घूम के, वो लोग हर हफ्ते या हर रोज हर 2-3 दिन में आते रहते हैं, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है, वो वही काम करके पैसे कमाते हैं। पर ये जो हमारा मेन हीरो है इस स्टोरी में, वो एक कभी मिठाई लेके आता है, फिर जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा कुछ टाइम बाद फिर वो आता है मुरली लेकर के, फिर कुछ टाइम बाद आगे वो खिलौने लेकर के आता है। सॉरी, पहले खिलौने लेके आता है, फिर मुरली, फिर मिठाई। तो होता क्या है कि इसमें कभी 2 महीने, कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, उसको बहुत टाइम निकल जाता है। तो इसलिए वो जब भी आता है वो लिमिटेड सामान लेकर के आता है, लिमिटेड खिलौने लेकर के ही आता है, तो वो खुशी से आता है ना। ऐसा नहीं है कि बस काम करने के लिए किए जा रहा है, वो खुश होकर के आता है। तो पाठ इसी बारे में कि खिलौने वाला आता है जो खिलौने बेचता है, ठीक है। उसके आते ही बच्चों में हलचल मच जाती है ना। हमारे हीरो के या खिलौने वाले के आते ही क्या होता था कि जो औरतें होती थी वो अपने बच्चों को लेकर के नहीं, गोद में बच्चे उठाए वो नीचे देखने लगती थी घर से, या बाहर देखने लगती थी। चिक शब्द का प्रयोग किया गया है। चिक बेसिकली पर्दा होता है। हाँ बच्चों, मैं आपको एक और कोर वैल्यू बताना भूल गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ये समझें, क्योंकि चैप्टर में लिखा गया है, मैं आपको हिस्ट्री नहीं बता रहा। पर ये चिक यानी कि पर्दा, एक पर्दा प्रथा जो थी वो भारत में भी एक समय पे बहुत मशहूर हुई थी। आज भी अगर आप कुछ गाँवों में जाएं, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा भी ज्ञान इसमें इतना निपुण नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। तो बात यह है कि वहाँ पे औरतों को वो लोग घर के बाहर नहीं जाने देते, मतलब जाने देते हैं पर थोड़ा मुंह वूह तोप के, यानी इन द सेंस घूंघट लेकर के, कहीं से चेहरा या शरीर ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए। देखो ये सही है या गलत है इसके ऊपर हम विवाद नहीं कर रहे हैं अभी। हम सच को देख रहे हैं। सच सूर्य की तरह होता है ना। सत्य सूर्य की तरह होता है। आंखें बंद कीजिए या खुली रखिए, क्या फर्क पड़ता है, प्रकाश तो जरूर दिखाई देता है बच्चों। कभी आजमा के देखना, सूर्य की ओर मुड़ के आंखें बंद करके देखो। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों की, ये भारत के इतिहास से जुड़ा है ना। और इतिहास को आप नकार सकते हैं पर बदल नहीं सकते। तो इतिहास में ऐसा था, माफ कीजिए, कि जो पर्दा प्रथा थी वो ऐसा था कि एक मतलब बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते थे लोगों के चेहरे के ऊपर नहीं, घरों में, कोठरियों में, है ना। और औरतें उन पर्दों से बाहर नहीं निकला करती थी, जब तक ज़रूरी काम ना हो, निकलती थी तो बड़े बड़े घूंघट लेकर के निकलती थी। तो उनको चिक कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर पाठ में कहीं लिखा है कि मैं चिक की ओट में बैठी रहूंगी या चिक से झांक करके, तो घरों के आगे पर्दे रहते थे तो थोड़ा सा पर्दे को हटा करके थोड़ी सी, मतलब एक आंख बस या दो आंख, या थोड़ी सी आपकी नाक दिख जाए, नाक बाहर आ जाए और आप देख के बंद कर देते थे चिक वापस से, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका विवरण दिया गया है। तो होता क्या है कि औरतें चिक खोल खोल के देखती है खिलौने वाला आया, और बच्चों बच्चों के झुंड उस पर हमला कर देते हैं। वो उसका भाव पूछते हैं खिलौने का, और फिर वो खिलौने उससे लेने लगते हैं, ठीक है। खिलौने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था अपने खिलौनों को बेच करके। और आप माने या ना माने, पाठ में ये भी लिखा है कि वो अपने खिलौने सिर्फ 2 पैसों में बेचा करता था। 2 पैसे बहुत सस्ते हैं, आप इस पे भी देख सकते हैं 1964, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने बहुत पहले लिखी थी, है ना। यानी कि रुपए का 50वां हिस्सा मतलब मतलब काइंड ऑफ रुपए का 50वां हिस्सा, 50 पैसे, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब 2 पैसों में बेचता था वो, बहुत सस्ते बेचता था वो, ठीक है। उसके जो खिलौने होते थे वो बहुत सस्ते बेचता था, और 2 पैसों में वो एक एक खिलौना आराम से बेच देता था। अब इस पार्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू है जो इंसान की एक नेचर को दर्शाती है, वो हम आपको आगे फटाफट बताएंगे। तो होता क्या है बच्चों, वो इतने सस्तों में अपने खिलौने बेचता था तो उसका नुकसान ज़्यादा होता होगा, है ना। क्योंकि उसका प्रॉफिट तो लगभग ना के बराबर है। 2 पैसे तो बहुत सस्ते थे, और वो जोखिम, माफ़ कीजिए, जोखिम नहीं, वो नुकसान उठा उठा करके अपने खिलौने जो है 2-2 पैसों में बेचता था, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर उसको 2-2 पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी, वो तो खुशी ढूंढने आया था, उसे तो सिर्फ बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी थी ना, वो तो बस चाहता था बच्चों को खुश करना, तो पैसे लेने की क्या ज़रूरत है। देखो अगर वो पैसे नहीं लेता तो कोई उससे खिलौने नहीं खरीदता। ऐसा इसलिए होता बच्चों क्योंकि कोई दया थोड़ी लेना चाहता है, कोई दान थोड़ी लेना चाहता है। हाँ कुछ गरीब बच्चे ले लेते, पर सभी बच्चे उसके पास नहीं जाते। और मान लो कोई गरीब है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसका अपना स्वाभिमान नहीं है।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी से दान लेना बहुत बुरी बात है या ये अस्वाभिमानी लोग करते हैं, बिल्कुल नहीं, सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो भी समर्थ है, जो भी केपेबल है अपनी लाइफ में खुद कुछ करने के लिए, वो किसी से दान या चैरिटी क्यों लेगा, है ना? मुफ्त में कोई चीज़ क्यों लेगा? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट को ही आत्मसम्मान कहते हैं और सेल्फ एस्टीम को स्वाभिमान कहते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों की उसकी भी मजबूरी थी कि उसको पैसे लेने पड़ते थे, नहीं तो उसका मन करता तो वो 2 पैसे भी नहीं लेता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उन पैसों में नहीं है जो बच्चे उसको दे रहे हैं खिलौने के लिए। उसका इंटरेस्ट उस खुशी में है, उस चमकते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे में है, जो चेहरे बच्चे उसके पास लेकर के आते थे खिलौने खरीदते वक्त। अब बच्चों इस पाठ के हम एक और सेंट्रल कैरेक्टर की तरफ इम्पोर्टेंट, क्या कहेंगे उसको हिंदी में, कैरेक्टर को, एक इम्पोर्टेंट जो है या जो एक महत्वपूर्ण पात्र, हाँ पात्र सही होगा, महत्वपूर्ण पात्र के बारे में हम जिक्र करेंगे। उनका नाम है रोहिणी, ठीक है। उनका स्केच भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मतलब इमेज से और बेहतर समझाऊंगा। पर आप इतना समझ लीजिए कि दो बच्चे थे, ठीक है, चुन्नू और मुन्नू। उनकी मम्मी का नाम था रोहिणी और उनके पापा का नाम था विजय बहादुर, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों की, खिलौने वाला जो है वो आता है, कुछ दिन उसके खिलौने बेचता है, ठीक है, 2-2 पैसों में। तो जो रोहिणी माँ है, मैं उनको माँ से संबोधित करता हूँ, बाकी उनका नाम पाठ में रोहिणी लिखा है। तो जो रोहिणी माँ है वो यही सोचती है कि इसका फ़ायदा भी होता होगा या नहीं, इतने सस्ते में खिलौने बेच रहा है, ठीक है। और फिर ऐसे ही वो अपने काम में फिर रुक जाती है और फिर खिलौने वाला चले जाता है। फिर 6 महीने बीत जाते हैं, मैंने आपको बताया था फेरी वाले अक्सर फेरी लगाते रहते हैं, पर ये जो है ये 6 महीने में, कभी 8 महीनों में, कभी 3 महीने में आता था। तो अब 6 महीने बीत जाते हैं, तो लोग भूल गए ना, 6 महीने छोटा समय थोड़ी होता है बच्चों। फिर ये इसी इलाके में आता है। फिर ना नगर भर में एकदम से एक खबर सी उड़ जाती है, ठीक है, नगर भर में, कि भाई एक मुरली वाला आया है। क्या मुरलियाँ बजाता है, मानना पड़ेगा, है ना। वो मुरली बेचता है। फिर एकदम से कोई पूछता है कि अरे वो मुरली गा गा कर बेचता है क्या? वो बोलते हैं, हाँ मुरली गा गा कर बेचता है और 2-2 पैसों में बेचता है। तो अब 2 पैसों में तो खिलौने वाला खिलौना भी बेचता था, पर किसी को इतना याद नहीं, क्योंकि इस बात को 6 महीने हो गए। तो लोग अक्सर यही सोचते हैं कि इसमें इसको क्या मिलता होगा, 2-2 पैसे, 2 पैसे तो बहुत कम हो गए बच्चों। हाँ भले ही हम 1970 के करीब की बात कर रहे हैं, 1964 तो सिक्के पे लिखा था, लेकिन फिर भी बच्चों 2 पैसे बहुत कम थे। तो उस समय भी सब यही सोचते थे कि इसका तो पूरा नुकसान ही होता होगा, मतलब इसका ये कोई कुछ कमा भी लेता होगा या नहीं। तो पाठ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। वो ये लिखी है कि 2-2 पैसे में भला इसमें उसको क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी, मेहनत भी तो ना होती होगी का मतलब होता है बच्चों कि उसका मेहनत आना, कि वो जो, चलो वो जितने में सामान ला रहा है उतना अगर उसको मिल जाए तो ठीक है, पर घूम घूम के गांव गांव नगर नगर बेच रहा है जो वो, है ना, इतनी मेहनत कर रहा है, उस मेहनत का भी तो कुछ मेहनत आना, उस मेहनत का भी तो कुछ फल उसको मिलना चाहिए, है ना। फिर एकदम से लोग बोलते हैं वो मुरली वाला है कैसा। तब एक शख्स उसका जिक्र करता है इस तरीके से कि कोई 30-32 वर्ष का युवक है, दुबला पतला गोरा सा, 30-32 का यानी कि मिडल एज्ड है काइंड ऑफ, दुबला पतला गोरा सा, और बीकानेरी रंग का साफा बांधता है सर पे। बीकानेरी रंग, बीकानेरी मतलब अगर आप कभी राजस्थान वगैरह में जाएंगे तो बीकानेरी रंग जो है वो कई रंगों का मिश्रण होता है एक तरीके से, जैसे आप इनके साफे में देख सकते हैं कई सारे रंग हैं। तो खाली आप इतना समझ लीजिए वो रंगीन साफा या बीकानेरी रंग साफा, साफा यानी कि एक तरह से पगड़ी सर के ऊपर, ठीक है, बांधता है वो अपने। फिर उसको देख कर के किसी को याद आ जाता है, अरे ये वो तो नहीं है जो खिलौने लेकर के आया था कभी, है ना, वो खिलौने भी बेचा करता था। क्योंकि लोगों को अभी भी 6 महीने हो गए हैं पर कहीं ना कहीं याद है, क्योंकि वो भी 30-32 वर्ष का था खिलौने वाला, वो भी गोरा था, वो भी साफा बांधता था, वो भी गा गा करके 2-2 पैसों में ही बेचता था, तो लोगों को कहीं ना कहीं याद आ गया, ठीक है। और बजाने में तो वो उस्ताद है अपना, मुरली वाला जो है, ये जो आया है, ये बजा बजा करके उस्ताद है अपना। अब हम मेन कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं। कहानी में एक कैरेक्टर तो है, वो है हमारे हीरो का, जो पहले खिलौने लेके आया था गांव में, फिर बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया, 2 पैसों में बेचता था। फिर 6 महीने बाद अब वो आया है, क्या लेकर के, मुरली लेकर के आया है, ठीक है। और ठीक है, और फिर वो भी 2-2 पैसों में बेच रहा है, गा गा करके, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। इससे पहले गाते थे बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला।
तो अब एक और मेन कैरेक्टर है, वो है रोहिणी माँ, और एक है राय विजय बहादुर जो कि इनके पति हैं। इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक चुन्नू एक मुन्नू। देखो नाम मैंने नहीं रखा। तो चुन्नू और मुन्नू जो है ये दोनों उनके बच्चे हैं। तो चुन्नू और मुन्नू जो है इन लोगों को भी मुरली, ये भी छोटे से बच्चे हैं जाहिर सी बात है, तो इनको भी मुरली लेने का शौक था। अब पाठ में विवरण या डिस्क्राइब इस चीज़ को इस तरीके से किया गया है बच्चों, इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दिया गया है कि मुरली वाले को देखते ही, क्योंकि बच्चों को मुरली की आवाज़ बहुत पसंद थी, उसको देखते ही बच्चे दौड़े आते थे। किसी की टोपी गिरती थी, किसी की सोथनी, सोथनी का मतलब होता है बच्चों पजामा, यानी कि जो पैंट वगैरह वो लोग पहनते थे वो भी गिर जाता था, लेकिन भागते भागते आते थे बहुत खुश होकर के। और खिलौने वाला, माफ कीजिए अभी मुरली वाला है, मुरली वाला यही तो चाहता था, बच्चों की खुशी में अपने बच्चों को देखता था, बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी को पाता था या प्राप्त करता था। ठीक है, तो वो गदगद हो जाता था और सबको मुरली देता था। पाठ में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग भी है, जब वो बोलता था अरे अरे मैं सबको मुरली दूंगा, पूरे 57 लेकर के आया हूं मैं मुरली। बच्चों 57 यानी कि 57, यानी कि 57 मुरलिया लेके आया था। तो एक रीज़न ये भी है बच्चों की, बच्चे पूछते हैं सर वो 6-6 महीने बाद क्यों आता था, वो बच्चों को खुश करना चाहता था तो पहले भी आ सकता था, वो ये सारी चीज़ें बनवाता था। देखो मैं बच्चों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझो कि ये 20वीं शताब्दी का भारत है, 20th सेंचुरी का। ये आज का भारत नहीं है, मोदी जी का भारत नहीं है, ठीक है। माफ़ कीजिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कहने का मतलब ये है बच्चों कि उस समय इंडिया में इतनी इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। मतलब वहाँ पे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट वगैरह होता था। अब आपको पता है बच्चों, हैंडीक्राफ्ट यानी कि क्या, हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी, हाथ से दिए बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, खिलौने बनाए जाते थे। तो नेचुरली जब आप हाथ से चीज़ें बना रहे हो तो बच्चों बहुत टाइम लगता है बनाने में, है ना। आजकल की जैसी मशीन्स नहीं थी। आजकल तो बच्चों हर चीज़ के लिए मशीन्स आ गए हैं, फ़ोन्स के लिए, फ़ोन, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो छोड़ो बच्चों, ये जो पेन वगैरह भी जिससे हम लिखते हैं ना, ये भी मैन्युफैक्चर होते हैं मशीन्स के थ्रू। इंक भरी जाती है मशीन के थ्रू, कार्ट्रिज या फिर रिफिल्स जो है वो भी मशीन्स के थ्रू भरी जाती है। पर उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय मान लो अगर आपको थोक में कोई चीज़ बनवानी थी, थोक में यानी कि होलसेल में या बल्क में, तो आपको पहले ऑर्डर दे के रखना पड़ता था। वो ऑर्डर बनने के बाद आपके पास ट्रांसपोर्ट से आएगा, तब तक काफ़ी टाइम हो जाता था। ये गाड़ी घोड़ों का ज़माना है, एरोप्लेन का ज़माना नहीं था, ठीक है। तो इसलिए उसको काफ़ी समय लग जाते थे तैयारी करने में, मुरलियाँ बनवाने में, फिर लेके आके बच्चों को बेचने में। तो वो आया था काफ़ी समय बाद, ठीक है। 57 मुरली लेके आया था, वो बहुत खुश था, क्योंकि 57 एक अच्छा खासा नंबर है और एक गांव के बच्चों का तो आराम से हो जाएगा। अब पाठ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि वो मुरलिया तो बेचता था, 2-2 पैसों में वो मुरलिया तो बेचता था। लेकिन पाठ में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर किसी की मम्मी, कभी कभी बच्चों को पैसे नहीं होते थे ना बच्चों, ऐसा नहीं है कि लोग गरीब हैं, गांव में सबके पास खाने के लिए, सबकी अपनी ज़मीन है, सबका अपना घर है, पर पैसों का ये जो लेन देन था, ये जो मनी सर्कुलेशन जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं, कि पैसों का लेन देन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता था। लोग मतलब खेती बाड़ी से जो होता था उसी से खा लेते थे, किसी के यहाँ गाय भैंस है तो और बढ़िया हो गया, थोड़ा थोड़ा दूध बेच के कुछ पैसे आ जाते थे, नहीं तो जो दूध था वो खुद ही सधा लेते थे। तो पॉइंट यहाँ पे है कि पैसे, ऐसा नहीं था कि गरीब है, पर कुछ लोग गरीब होते भी थे, पर ऐसा था कि पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी गांव में उस उन दिनों में, 20वीं सदी में लोगों को। अभी तो 21वीं सदी चल रही है। तो खिलौने वाला मुफ्त में भी खिलौने दे देता था। पॉइंट ये है कि किसी की मम्मी पैसे नहीं देती थी तो मुफ्त में दे देता था, और बोलता था कोई बात नहीं खेलो, तुम्ही ने अच्छे से मांगा नहीं होगा पैसे, पर कोई बात नहीं, मुफ्त में दे देता था। मैंने कहा ना, वो फ़ायदा नहीं, वो खुशी देखने आया है बच्चों की, वो अपना फ़ायदा नहीं बच्चों की खुशी देखने आया है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। अब रोहिणी जो है वो कहती हैं अपने पति को, विजय बाबू को, राय विजय बहादुर इनका पूरा नाम है, पर आपको नहीं याद रहता है पूरा नाम, तो अब विजय बहादुर। तो रोहिणी माँ जो है वो विजय बहादुर को कहती हैं कि इनके लिए मुरली लेनी है, थोड़ा मुरली वाले को रुकवा दो, ठीक है। तो विजय बाबू बाहर आते हैं और फिर वो उसको रुकवा देते हैं। फिर ये जो हमारे हीरो हैं हमारे मेन स्टोरी के, है ना, तो ये आते हैं, दरवाजे से बाहर आते हैं और वो बोलते हैं क्यों भाई मुरली किस तरह देते हो, है ना। तो फिर जो मुरली वाला है वो आता है और बोलता है कि अरे सबको देंगे, मैं आपको दूंगा मुरली, आप टेंशन मत लीजिए, 2 पैसे की एक दे रहा हूँ।
माफ़ कीजिए बच्चों, मेरे से गलती हो गई एक। पाठ में ये लिखा है कि वो मिठा माफ़ कीजिए, वो खिलौने 2-2 पैसे में देता था। पर ये जो मुरली है, जब विजय बाबू उससे पूछते हैं, विजय बाबू यानी कि रोहिणी माँ के हस्बैंड है ना, चुन्नू मुन्नू के पापा, कि कैसे दे रहे हो मुरली, तो खिलौने वाला तो माफ़ कीजिए, तो मुरली वाला आता है और बोलता है कि दे तो 3-3 पैसे के हिसाब से रहा हूँ, पर आपको 2-2 पैसे में दूंगा, है ना। तो अब विजय बाबू चिढ़ जाते हैं इसमें। वो कहते हैं कि दे तो सबको तुम 2-2 पैसे में ही रहे होंगे, खाली मुझ पे अपने एहसान की पोटली लाद रहे हो, या मुझ पे अपना एहसान दिखाने के लिए कह रहे हो कि मैं तुमको कम में दे रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पे एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ये चैप्टर बात करता है। कितनी अजीब बात है ना बच्चों, कि कई बच्चों को कहानी पता होती है, पर वो ये नहीं बता पाते कि पार्ट बताना क्या चाहता है ना। वो सिर्फ ऊपरी लेवल पे नॉलेज को समझ पाते हैं। इसलिए एक एक तो हमने ये देखा कि ये पार्ट जीवन के सच को भी दर्शाता है, कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन जाना ही है, और वो हमेशा के लिए दुनिया से नहीं गया है, वो इसी दुनिया में दोबारा आएगा, बस किसी और रूप में आएगा, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, एक अलग कपड़े पहन करके आएगा, है ना। तो पॉइंट यहाँ पे ये बच्चों, ये पाठ इस बारे में भी है, ये पाठ साथ ही साथ इस बारे में भी है कि प्रसन्न रहने के लिए या खुश रहने के लिए आपको कुछ पाने की या सिर्फ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में खुशी का मतलब जानते हो, तो आप औरों की खुशी में भी खुश हो सकते हो। तो जो औरों की खुशी में खुश होना सीख गया, उसके पास दुखी रहने की कोई वजह ही नहीं रह जाएगी, कि कल को अगर उसके साथ कुछ बुरा हो भी गया, फिर भी वो किसी और की खुशी में खुश हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस कुछ काम धाम सब छोड़ दो और कहो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो लोगों की खुशी में ही खुश रहूँगा। नहीं बच्चों, इसका बस ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट मत रखना। जो बी पॉजिटिव हम कहते हैं, उसका मतलब भी यही है भाई। कैसे हो जाओगे बी पॉजिटिव? पॉजिटिविटी तुम्हारे आसपास हो या ना हो, अगर तुम पॉजिटिविटी को कहीं पर भी देखना सीख गए, तो तुम अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे। एनीवेज, पॉइंट यहाँ पे ये है कि पार्ट इस बारे में भी बताता है कि दूसरों की खुशी में भी खुशी देखी जा सकती है। एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये पार्ट बताता है, वो कोर कॉन्सेप्ट जो ये पार्ट बताता है, वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो दुकानदार है वो हमेशा हमें लूट रहा है ना। और पार्ट में ये भी ऐसा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये जो हमारे हीरो हैं, वो बोलते हैं कि विजय बाबू, ऐसे तो मैं 3-3 रुपए में मुरली दे रहा हूँ, माफ़ कीजिए 3-3 पैसे में एक मुरली दे रहा हूँ, पर आपको 2-2 पैसे में मैं दे दूंगा। तो फिर वो बोलता है कि अरे ये तो तुम मतलब कि सबको दे तो तुम रहे होगे 2-2 पैसों में, मुझ पे एहसान लाद रहे हो। तो पाठ में एक बहुत अच्छा शब्द लिखा गया है कि मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वो एक ऐसा वर्ड है जो कॉम्बिनेशन है डिससैटिस्फैक्शन का और अनहैप्पीनेस का, यानी कि बच्चों असंतोष का, और साथ ही साथ कि वो नाखुश हो गया थोड़ा सा, और उसने बोला कि साहब ये तो ग्राहकों का दस्तूर है, कि आपको क्या पता बाबूजी कि कितने इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है, दस्तूर है यानी कि उनकी आदत है, उनकी आदत सी है कि दुकानदार चाहे उनको अपना घाटा लेकर भी कोई सामान देगा ना, तो भी वो हमेशा जो है वो यही सोचते रहते हैं कि और कैसे कम कराऊं, और कैसे कम कराऊं, अरे पक्का ये मेरे को लूट रहा होगा, पक्का ये लूट रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई दुकानदार बिना अपने फायदे की कोई चीज़ बेचे। पर ये पार्ट ऐसी सोच के ऊपर भी एक कड़ा तमाचा है। ये तो एक इंस्टेंस है, आगे भी एक इंसिडेंट आएगा। तो विजय बाबू बोलते हैं ठीक है मुरली दे दो, और वो मुरली ले लेते हैं उससे, ठीक है। और उसके बाद वो और तभी मुरली वाला ये भी कहता है कि मैंने पूरी 1,000 बनवाई है ना। अब आप कहेंगे सर आपने तो 57 कहा, वो तो 57 मुरली लेके आया। वो एक गांव में 57 लेकर गया एक बार में, उसके बाद वो दूसरे गांवों में भी जाता होगा। एक बार उस 57 खत्म हो जाएगी, फिर जो उसने अपने गोडाउन में 1,000 मुरलियाँ रखी होंगी, और लेकर आ जाएगा वहां से। अब एक ही बार में तो 1,000 की गठरी लाद के नहीं जा सकता ना बच्चों, है ना। तो ये सब होता है पाठ में। तो अब आगे क्या होता है कि मुरली वाला जो है वो मुरलियाँ दे देता है लोगों को, विजय बाबू को, और विजय बाबू से पैसे लेकर के आगे बढ़ जाता है। अब जो रोहिणी माँ है बच्चों, वो यही कहती हैं कि मुरली वाला बड़ा कमाल का इंसान है, क्योंकि रोहिणी माँ भी ये अनुभव कर पा रही थी, ये एक्सपीरियंस कर पा रही थी कि ये बच्चों से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कुछ बेचने आया है। ये पैसे तो लेता है, 2 पैसे 3 पैसे जो बहुत सस्ते हैं, पर ऐसा लगता है ये कुछ दे रहा है, कुछ ढूंढ रहा है ना। ढूंढ रहा है फिलहाल नहीं कह सकते, मतलब कुछ दे रहा है लोगों को, मतलब
बच्चों से इसका व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, और सौदा भी कितना सस्ता है ना। पता नहीं कैसे बेच लेता है इतने सस्ते में। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, ये मेंशन किया गया है पाठ में। इसका मतलब ये है कि पेट ना कराए, माफ़ कीजिए, पेट जो ना कराए। आपको पता है जब हमें भूख लगती है तो पेट गुड़गुड़ करता है, उसको कहते हैं कराए, या पेट का कराना, कि बस उसका पेट किसी तरह भर जाए, है ना। नहीं नहीं, पेट भरने का भी दो मतलब होता है। एक मतलब तो ये होता है कि आपने भर पेट खाना खाया, मस्त डकार वकार ली। एक मतलब ये होता है कि आपने बस इतना खा लिया कि आपके पेट में दर्द ना हो, या आपके पेट में एसिड ना बने, काइंड ऑफ, मतलब आपके पेट में गुड़गुड़ ना हो, मतलब बस जीने के लिए वो खा रहा है। तो इतना उसको मिल जाए, वो सिर्फ इसी के लिए चीज़ें बेचता था, है ना। तो रोहिणी माँ भी यही सोचती थी। पर मुरली वाला चले जाता है। अब 8 महीने बीत जाते हैं बच्चों। और बच्चों 8 महीने बाद जो है, सर्दी में रोहिणी माँ जो है वो ऊपर मतलब अपने केश सुखा रही थी, बाल सुखा रही थी छत पे। सर्दी थी, सर्दी का मौसम था। तभी एक अजीब सा स्वर सुनाई देता है, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो रोहिणी माँ तुरंत पहचान जाती है उसका स्वर, क्योंकि वो पहले से इंटरेस्टेड थी उस कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए, हमारा जो मेन हीरो है, जो मेन पात्र है, उसके बारे में जानने के लिए। और ये सुन करके वो चौंक जाती है। तो तुरंत नीचे आती हैं, और जो दादी माँ है, यानी कि हालांकि रोहिणी माँ उनको दादी ही कहती हैं, पर वो असल में उनकी सासू माँ लगेंगी, क्योंकि वो विजय बाबू की, जो उनके हस्बैंड है, उनकी मॉम है। ठीक है। तो फिर वो आती हैं और बोलती हैं कि मिठाई वाले को थोड़ा बुला लो, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो दादी माँ जो है वो, हाँ, अब बाहर आती हैं, और फिर वो मिठाई वाले को बुलाती हैं। अब होता क्या है कि मिठाई वाला कमरे में आ जाता है मिठाई लेकर के, और वो बोलता है, बताओ दादी कितने दूँ, हर तरह की मिठाई है, गोल, चौकोर, त्रिकोण, कोई भी शेप आप लिख सकते हैं, लाम है ना। हर तरह की मिठाई है, सर्दी खांसी दूर करती है, और मुंह में ज़्यादा देर तक टिकती है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये इमेज जो है, जो हम पर्दा प्रथा की या चिक की बात कर रहे थे, इसी को चिक बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर में दरवाज़ा नहीं है, पर दरवाजे हमेशा बंद नहीं, दरवाजे खुले ही रहते हैं, खाली रात में बंद होते हैं। आम तौर पे चिक लगाया जाता है, ये जो बोरे जैसा दिख रहा है पर्दा सा। दादी यहाँ बैठी है, और रोहिणी माँ जो है वो अंदर चिक के सहारे, यानी कि चिक के उस तरफ बैठी है पर्दे के, ताकि किसी को दिखाई ना दे, ना रोहिणी माँ ना घर के अंदर का कोई सामान। तो मिठाई वाला यहाँ पे आकर के, माफ़ कीजिए, यहाँ पे आकर के बैठता है, ठीक है। और फिर वो बोलता है कि कितने में दूँ, मतलब वो अपना रेट बताता है मिठाइयों का। अब ये देखिए, वो 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ देता है, इतना सस्ता, यानी कि वो आधे पैसे में 8 मिठाइयाँ दे रहा है आपको। यानी कि अगर आप आधा पैसा भी देंगे तो भी 8 बड़ी बड़ी मिठाइयाँ आप इससे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया, वो पैसे लेना ही नहीं चाहता था, वो खुद अमीर था पहले। वो बस पैसे लेना चाहता है क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो पैसे नहीं लेगा तो कोई उससे सामान नहीं लेगा, ठीक है। तो पैसे की 16 देता है। अब देखो, इतना सस्ता सौदा, मैं और आप, हम दोनों भी अभी मतलब इतने बड़े नहीं हुए हैं, हमारी एज भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि पैसे की 16 बहुत सस्ता है। पर दादी माँ क्या कहती हैं, जो इनके बेटे ने कहा था, है ना, जब इनके बेटे को मुरली वाला कहता है कि 3-3 पैसे की दे रहा हूँ सर, पर आपको 2 पैसे में दे दूंगा, तो वो कहते हैं, ये तुम एहसान की गठरी मेरे पे लाद रहे हो, तुम दे रहे होगे सबको 2 पैसे में। बात यहाँ पे ये है कि लोगों का विश्वास नहीं है। भले ही लोग जानते हैं कि सौदा बहुत सस्ता है, पर वो हमेशा सोचते हैं कि और कैसे कम कराऊं, है ना। अरे अरे, इतना कम दे रहा है तो मुफ्त में कैसे ले लूं, या कैसे ना कैसे और कैसे कम कराऊं। इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो वो लालची हो सकते हैं, कि वो कम से कम पैसों में वो सामान एज इट इज़ लेना चाहते हैं। या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उनके माइंड में कहीं बहुत डीपली ये बात बैठ गई है कि कोई भी अगर हमको कुछ बेच रहा है तो वो अपना फ़ायदा ही देख रहा होगा। बिना फायदे के इन शॉर्ट दुनिया में कोई कोई काम नहीं कर सकता। नॉट नेसेसरी। संदीप महेश्वरी जी को देख लो, जिनका यूट्यूब पे चैनल भी है। वो एक तरह से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट चैनल। और उनके नक्शे कदम पे चल के शुभम संभव करके मेरा भी एक चैनल है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं शुभम संभव और एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो भी एक नॉन प्रॉफिट चैनल है। हालांकि संदीप सर के चैनल पे अराउंड 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन फिर भी मोनेटाइज नहीं है। और वो खुद कहते हैं कि वो चाहे तो साल का आराम से कई लाख रुपए कमा सकते हैं, पर उनका इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये जो वो टिप्स देते हैं मोटिवेशन इंस्पिरेशन की, वो इंस्पिरेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं मोटिवेशन से। तो वो ये सब कर रहे हैं
अपने मतलब समाज के लिए, तो हो सकता है कि मिठाई वाला भी ये समाज के लिए कर रहा है ना, हो सकता है नहीं, यही होता है। पर दादी कहती है अरे 16 तो बहुत कम है, 25 दे देते। तो रोहिणी माँ से बर्दाश्त नहीं होता, वो कहते हैं दादी फिर भी बहुत सस्ता दे रहा है, आप ले लो चुन्नू मुन्नू के लिए, ठीक है। अ, तो दादी कहती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए आप ले लो, ठीक है। अब होता ये है बच्चों की पाठ में कि रोहिणी माँ बोलती है 4 पैसों की ले लो, ठीक है। तो फिर मिठाई वाला सुन लेता है ना, वो इतना पास में बैठा है, रोहिणी माँ इस मतलब इनके बीच खाली एक चिक है, एक कपड़े का टुकड़ा है, एक बोरे का टुकड़ा है काइंड ऑफ। तो वो सुन लेता है कि 4 पैसे की चाहिए, तो वो मिठाइयाँ गिनने लगता है। तो रोहिणी माँ पूछती है कि दादी इससे पूछो कि ये पहले भी कभी यहाँ आया है या पहली बार आया है, क्योंकि यहाँ का निवासी तो ये है नहीं। तो हमारा हीरो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मतलब माफ़ करना, जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो बोलते हैं कि मेरा जो मिठाई वाला है कि नहीं पहले भी आ चुका हूँ, है ना। इससे पहले खिलौने लेकर के आया था, और उससे पहले मुरली लेकर के आया था। तो फिर रोहिणी माँ अब खुद ही बोलती है कि इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा, व्यवसाय यानी कि ये जो काम तुम करते हो बेचने का, फेरी लगाने का, इससे तुम्हें क्या मिलता होगा। तो फिर वो कहता है मिलता तो कुछ नहीं, पर हाँ संतोष और धीरज और असीम सुख मिलता है। संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फाइड है ना। धीरज यानी कि पेशेंस, है ना, कि उसका परिवार तो अब नहीं रहा, तो इस गम में वो पागल ना हो जाए, वो पेशेंट रहता है। पेशेंट यानी कि मतलब हॉस्पिटल वाला नहीं, पेशेंट मतलब संयमधारी या धीरज धारण करके रहता है, पेशेंट रहता है वो, ठीक है। ठीक है। तो फिर वो रोहिणी माँ जो है वो फिर उससे पूछती है कि इससे तुम्हें क्या मिलता होगा, और तुम्हें ये चीज़ें सस्ते में बेच करके अपना घाटा उठा करके संतोष और धीरज कैसे मिल जाता है। तो फिर वो बोलता है कि मिठाई वाला अपना कि जाने दीजिए उन पुराने बातों को याद करके आपको क्या मिलेगा। तो फिर वो रोहिणी माँ बोलती है कि नहीं नहीं, कि अब इतना बता चुके हो तो और भी बता दो, मिठाइयाँ मैं और भी ले लूँगी, कि मैं और मिठाइयाँ ले लूँगी, मतलब तुम्हारा कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा, पर बता दो कि अब पूरी बात बता ही दो, इतना बता चुके हो। तो वो बताता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मतलब इनके पास मकान था, अच्छा घर था, व्यवसाय था, अच्छा काम था, गाड़ी घोड़े, उस समय घोड़े रखना बहुत शान की बात थी, है ना। नौकर चाकर सब कुछ था, एक पत्नी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, इनका सोने का स्वर्ण का संसार था, बहुत अच्छा था। मतलब बाहर तो इनके पास पैसे तो थे, मतलब बाहर से मटेरियल सुख जो था पैसों का, वो तो था, अंदर से इनके पास सांसारिक सुख भी था, यानी कि फैमिली का भी सुख था। बहुत लोग होते हैं ना जो पैसे वाले तो होते हैं पर उनकी फैमिली लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। इसके पास पैसों का सुख भी था और फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी थी। इसकी वाइफ बहुत अच्छी थी हमारे हीरो की, यानी कि बहुत अच्छी थी, उनके 2 बच्चे थे, बच्चे खिलौनों के जैसे थे, सजीव जीवित, सजीव यानी कि जीवित, असली खिलौनों के जैसे। और पर विधाता की लीला की अब कोई नहीं है। फिर वो कहता है कि मतलब सब चल बसे, कि मेरे प्राण निकाले नहीं निकले, कि मैं चाहता था कि मैं भी ना रहूं, इतना दुख हुआ पर निकल नहीं पाया, अगर ऐसे ही जीता तो घुल घुल करके मर जाता। अब मैं इन चीज़ों को बेच करके अपने बच्चों की एक झलक, अपने संतोष को, सुख को उछलते खेलते, हंसते खेलते बच्चों में देख रहा हूँ। पैसों की कमी थोड़ी है दादी माँ, आपकी दया से, ईश्वर की कृपा से पैसे तो काफ़ी है, पर संतोष नहीं है, सुख नहीं है, और वो सुख जो है वो मैं ये काम करके पा लेता हूँ, है ना। और रोहिणी माँ जो है अब उनके आंखों में आंसू निकल आते हैं, और अचानक से चुन्नू मुन्नू आते हैं और रोहिणी माँ का आंचल पकड़ के बोलते हैं मिठाई। तो मिठाई वाला बोलता है मेरे से लो, और कागज़ की 2 पुड़ियों मिठाइयों से भरी उनको दे देता है, और रोहिणी माँ चिक के अंदर से, कपड़े के अंदर से पैसे फेंक देती है, लेकिन मिठाई वाला नहीं लेता। और जो हमारा मिठाई वाला है वो बोलता है इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। दादी माँ कहती हैं कि अरे ना भाई अपने पैसे लिए जा, पर वो फिर आगे गली में स्वर सुनाई देता है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का यह पाठ यहीं खत्म हो जाता है। ये है पाठ बच्चों। इस पाठ को अगर समझ पाए सच में तो बहुत अच्छा होगा। खुश रहो। शुक्रिया।